नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल रीतिकाल। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने से पहले समझा देते हैं आपको कि ये जो हमने वीडियो बनाया है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने मात्र हैं, क्योंकि इसमें जो गंभीर प्रश्न बनेंगे उसकी सीरीज हम बाद में बनाएंगे जो एक आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा और जिसमें बहुत ही बारीकी प्रश्न होंगे जो आपके नेट सेट के एग्ज़ाम में आते हैं। ये वीडियो का उद्देश्य केवल यही है कि आपको रीतिकाल अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं। और एक बात यदि आपको बता देते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जो लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के समय का है। इसे हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब इसे श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? देखिए, इसे श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है कि जिसमें प्रेम संबंधी या स्त्री के रूप सौंदर्य संबंधी या मनोरंजन मात्र या अश्लील साहित्य जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें स्त्री के नक्श से लेके शिक तक का वर्णन होता है, स्त्री के रूप का, उसके प्रेम का और उसके जितनी भी जो भी है काम वासना से संबंधित जो भी है, तो वो श्रृंगार काल के अंतर्गत आता है। तो इस काल को रीतिकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये श्रृंगार रस से प्राधान्य है। इस काल में काव्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो राजा महाराजाओं का मनोरंजन और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। मतलब इस काल में जो जितने भी उनके क्या कहेंगे लेखक कहेंगे, तो वो क्या करते थे, अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे, श्रृंगार प्रधान रचनाएं लिखा करते थे, मनोरंजनात्मक साहित्य लिखा करते थे। तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रचनाएं कहेंगे, ये श्रृंगार रस कहा जाएगा, जो राजा महाराजाओं के मनोरंजन मात्र के लिए, ठीक है, मात्र के लिए होता था। तो रीतिकाल को हिंदी साहित्य का तीसरा युग माना जाता है जो भक्ति काल के बाद आया और आधुनिक काल के पहले आया। ठीक है, तो देखिए उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार। अब रीतिकाल की पृष्ठभूमि तैयार होने के लिए कुछ ना कुछ तथ्य तो आए होंगे। तो इस काल में मुगल साम्राज्य का पतन और राजपूताना रियासतों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था और राजपूताना रियासतों का उदय हुआ था। राजा महाराजाओं के दरबारों में कवियों को आश्रय मिला, जहां काव्य का उद्देश्य मनोरंजन और श्रृंगारिक वर्णन बन गया था। मतलब क्या हुआ था कि अभी देखो, मुगल साम्राज्य का पतन तो उतना नहीं हुआ था, ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ था। मुगल साम्राज्य का पतन और राजपूताना रियासत जो थी उसका उदय हुआ था। अब राजा महाराजा क्या करते थे, अपने दरबार में कवियों को आश्रय देते थे और वो कवि क्या करते थे, राजा का मनोरंजन करने के लिए उनको श्रृंगारिक वर्णन से संबंधित काव्य की रचना करते थे, जिसमें स्त्री के रूप सौंदर्य का वर्णन होता था, उसके नक्श से लेकर शिक तक का वर्णन होता था। उसे हम अश्लील साहित्य भी कहते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही डीपली स्त्रियों के रूप का वर्णन, प्रेम का वर्णन, अश्लील साहित्य जिसे कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की रचनाएं क्या करने लगे, जो राज दरबार में रहने वाले कवि हैं वो राजा को प्रसन्न करने के लिए, राजा का मनोरंजन करने के लिए, राजा की प्रेम में मतलब प्रेम को दर्शाने के लिए या काम वासनाओं को जागृत करने के उद्देश्य से काव्य की रचना लिखे जाने लगी। तो इस प्रकार की रचना जब बहुत अधिक उस युग में होने लगी तो उस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। साहित्य में नीति, श्रृंगार, अलंकार और रस का विस्तार हुआ इस काल में। ठीक है, अब देखिए रीतिकाल का विभाजन। तो रीतिकाल का मतलब, रीतिकाल मैंने बताया ना कि रीतिकाल में क्या हुआ कि जितने भी जो कवि थे, आश्रयदाता कवि थे, वो मनोरंजन मात्र करने के उद्देश्य से क्या करते थे, अपने राजाओं के लिए अश्लील साहित्य भी लिखते थे, स्त्री के रूप सौंदर्य का वर्णन लिखते थे, उनमें कामुकता जगाने के लिए वो श्रृंगार प्रधान साहित्य लिखा करते थे। तो रीतिकाल और इस काल में बहुत सारी इसी प्रकार की रचनाएं मिली हैं, इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल रखा गया। अब रीतिकाल के अंतर्गत भी विभाजन हो गया, इसको 3 चरणों में बांटा गया कि रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत क्या हो गया कि इन कवियों ने संस्कृत की काव्य परंपरा का पालन करते हुए काव्य में
काव्य के जैसे रस है, जैसे रस, अलंकार, छंद और लक्षण, नियम और उदाहरण का बहुत अधिक प्रयोग किया। और उसको मतलब जैसे काव्य में पहले एक परंपरा थी ना कि हमें जो भी काव्य लिखेंगे तो उसमें रस होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, छंद का प्रयोग होना चाहिए। तो जो कवि इन सब नियमों को मानने लगे तो उसे क्या कहने लगे हम, रीतिबद्ध कवि कहने लगे। यानी उनके काव्य में पूरा रीति नियम के हिसाब से काव्य की उन्होंने रचना की, जिसमें छंद, अलंकार और रस भी हुआ करता था। तो इसकी जो प्रमुख कवि है वो केशव दास है, चिंतामणि है, मतीराम है, पद्माकर है, कुलपति मिश्र है, भिखारी दास है। और इसमें बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है कि केशव दास की जो कवि प्रिया और रसिक प्रिया है ना, ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो केशव दास है वो क्या है, रीतिबद्ध कवि, काव्यधारा के प्रमुख कवि है। ठीक है, आपको समझ में आया। यानी रीति काल में जो काव्य लिखा जाता था, जो साहित्य लिखा जाता था, तो काव्य लिखने की जो रीति होती थी, जिसमें छंद, अलंकार और रस, इतने इतने रस होने चाहिए, इतने अलंकार होना चाहिए, इतने छंद होना चाहिए, उन सब नियमों में बंध कर जो कवि काव्य की रचना करता था तो उसे क्या कहते थे, रीतिबद्ध कवि। ठीक है, और वो किस धारा के अंतर्गत आते थे, रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते थे। अब देखिए रीति सिद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं, तो जिन कवियों को रीति का ज्ञान है पर वे नियमों में बंधकर नहीं लिखते थे, बल्कि स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करते थे और उसमें नवाचार मिलता था, तो उसे रीति सिद्ध कवि कहते थे। क्योंकि वो काव्य की रचना तो करते थे पर किसी नियम में बंध के नहीं लिखते थे। उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि उसमें छंद होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, रस होना चाहिए और ये काव्य लिखने की ये परंपरा है। वो इन सब परंपरा में ही रहते थे पर कुछ इनोवेटिव करते थे, कुछ अलग करते थे, कुछ हटके करते थे, तो उसे क्या कहने लगे, रीति सिद्ध काव्यधारा। ठीक है, रीति सिद्ध कवि और उस धारा का पालन करने वाले को रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कहे जाने लगे। जिसके अंतर्गत बिहारी लाल है, जिसे हम बिहारी कहते हैं, तो उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। बिहारी की सत्सई है ना, सत्सई, गागर में सागर, ये सब क्या है, इसको हम कौन सी धारा के अंतर्गत कहेंगे, रीति सिद्ध धारा के अंतर्गत। ठीक है ना। और बिहारी तो बहुत ही रीतिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। इन्होंने 730 या 700 से ऊपर की रचनाएं की है, 700 से ज़्यादा दोहों की रचना की है। ठीक है, बिहारी सत्सई में। अब देखिए रीति मुक्त काव्यधारा, रीति मुक्त मतलब जो रीति नीति नियम में बंध के नहीं रहे हैं, तो उसे हम रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कहेंगे। क्योंकि इन्होंने काव्य की रचना करते समय ये नहीं देखा कि उसमें अलंकार होना चाहिए, छंद होना चाहिए, रस होना चाहिए, सवैये होना चाहिए, जो भी है इन्होंने इन सब का पालन नहीं किया, बल्कि मुक्तक छंद में यानी रीति से मुक्त होकर काव्य की रचना की। तो यह काव्यधारा शास्त्र के बंधनों से पूर्णतः मुक्त थी। इसमें प्रेम, विरह और व्यक्तिगत अनुभूतियों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति मिलती है ना। वो बिल्कुल स्वच्छंद होकर काव्यधारा उन्होंने लिखा, पर उसमें नियम से बंध के नहीं लिखा उन्होंने, उनके मन में जो आया उन्होंने उसको लिखा। तो ऐसे जो कवि हैं उसमें घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया रीतिकाल किसे कहते हैं। रीतिकाल का तात्पर्य ये होता है कि जिस काल में श्रृंगारिक और प्रेम प्रधान या अश्लील साहित्य मिला हो, उस काल को रीतिकाल कहा जाता है। और इसका भी वर्गीकरण किया गया है। और देखिए रीतिकाल में क्या हुआ कि जो काव्य की रीति नीति नियमों को मानकर उसके अनुसार चला और जिसमें श्रृंगारिक प्रधान रचनाएं थी, तो उसे हम क्या कहने लगे, रीतिकाल कहने लगे। ठीक है, अब उसके भी 3 भागों में विभाजित किया, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। ठीक है ना, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। जो रीति में बंधकर चला यानी काव्य के कानून को, नियम को मान के चला, तो उसे हमने क्या कहा, रीतिबद्ध। रीति सिद्ध जिसको रीति नियम के हिसाब से चला पर उसमें कुछ इनोवेटिव किया। और रीति मुक्त मतलब किसी भी काव्य के जो नियम है उसको ना मानते हुए स्वच्छंद रूप से काव्य की रचना की। तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इन तीनों इसमें उसका वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए रीतिकाल की क्या विशेषता है। तो इस काल की जो रचनाएं थी ना, वो श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में दिखती है। और श्रृंगार भी 2 प्रकार से बांटा गया है। एक संयोग श्रृंगार, तो संयोग मतलब जिसमें मिलन हो,
तो प्रेम में मिलन की स्थिति को दर्शाने वाले को संयोग श्रृंगार कहते हैं, और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जिसमें प्रेम में वियोग की स्थिति दिखाई हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहेंगे। पर ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? श्रृंगार रस के अंतर्गत। ठीक है, अभी देखो पहली स्थिति मैंने वो बताया, पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता क्या? आश्रय दाताओं की मिथ्या प्रशंसा। तो इस काल के जो कवि थे ना, वो क्या करते थे? अपने आश्रयदाता यानी जो उनको आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा के लिए वो क्या करते थे? श्रृंगार परक रचनाओं की निर्मित करते थे। दरबारी संस्कृति का प्रभाव, मतलब और इसकी तीसरी क्या विशेषता है कि राजाओं और दरबारियों के मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? काव्य रचते थे। और नीति परक और नायिका भेद का वर्णन का प्रचलन हुआ था। नीति परक भी लिखा करते थे और नायिका भेद, नायिका मतलब नायिका के रूप से लेके उसके नक्श से लेके सिक का वर्णन, ठीक है ना, यानी स्त्री के रूप सौंदर्य का वर्णन दरबारी प्रभाव के कारण करते थे। क्योंकि दरबार में जितने भी राजा महाराजा बैठते थे वो मनोरंजन मात्र के लिए बैठते थे, तो मनोरंजन करने के उद्देश्य से रीतिकाल के कवि क्या करते थे? काव्य की रचना किया करते थे। नायिका भेद और नक्शिक वर्णन, तो इस काल में नायिका भेद यानी नायिका के प्रकार, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है अष्ट नायिका भेद। ठीक है, और कुछ प्राकृतिक चित्रण भी था कि जो कवि थे आश्रयदाता कवि, तो वो प्राकृतिक का भी बहुत ही सुंदर मनोहक चित्रण करते थे। प्राकृतिक के दृश्यों को देखकर वो अपने काव्य की रचना करते थे। ठीक है, और कीर्ति और वीर भावों का चित्रण इस काल में भी हुआ है, क्योंकि आश्रयदाता कवि थे और आश्रयदाता कवि क्या करते थे? अपने राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन, उनकी कीर्तियों का बखान किया करते थे। तो इस प्रकार से इस काल की विशेषताएं हैं ये। और जो भाषा थी वो भाषा ब्रजभाषा मुख्य रूप से काव्य भाषा की रचना रही है, और जो सरल और मोहक शैली का भी प्रयोग हुआ है उसमें छंद, रस और काव्य सौंदर्य। तो रसों में सबसे ज़्यादा श्रृंगार, हास्य और वीर रसों का वर्णन मिलता है, और छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर इस काल में हुआ है। अब देखिए रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो बिहारी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिसने बिहारी सत्सई लिखा था, और उनके दोहे में संयोग और वियोग दोनों का श्रृंगारों का बहुत ही सुंदर चित्रण देखने को हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे उनका जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, सतसैया के दोहरा, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है जो एग्जाम में पूछी भी जाती है। केशवदास, बिहारी के बाद केशवदास का बहुत अधिक महत्व या श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं, जिन्होंने रस, अलंकार और नायिका भेद पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, और उनकी जो प्रमुख रचना है वो रसिक प्रिया और कवि प्रिया है। भूषण भी है, तो भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, और इनका जो रस है ना, क्योंकि इन्होंने शिवाजी महाराज और छत्रसाल के जो थे उनके बारे में बहुत ही, उनकी वीरता के बारे में लिखा है, तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। घनानंद जो है वो 8वीं शताब्दी के हैं, और घनानंद ने घनानंद सागर लिखा है जिसमें प्रेम और वियोग का बहुत ही ग्रहण चित्रण मिलता है। आलम भी जो 18वीं शताब्दी के हैं, जिन्होंने अपने काव्य में वियोग, श्रृंगार और प्रेम का वर्णन किया है, यानी वियोग, श्रृंगार का और प्रेम का वर्णन, इसीलिए तो इनको रीतिकाल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब बोधा भी बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जिन्होंने बहुत सारे विपुल साहित्य लिखे हैं, और जिनका प्रमुख रस बोला जाए तो श्रृंगार भी है, वियोग भी है, संयोग भी है। तो इस प्रकार रीतिकाल में ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं जो रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए अब रीतिकाल का क्या महत्व है हिंदी साहित्य में। तो रीतिकाल ने हिंदी साहित्य को रस, अलंकार और छंद के क्षेत्र में बहुत समृद्ध किया है। यह काल भाषा और काव्य सौंदर्य के विकास का स्वर्णिम युग माना जाता है। हालांकि इसकी सीमाएं भी थी, परंतु इसका मुख्य रूप से दरबारी मनोरंजन तक ही ये सीमित रहा, क्योंकि दरबार में आश्रयदाता कवि रहते थे तो अपने राजा की प्रशंसा ही किया करते थे, और राजा का मनोरंजन करने के लिए वो कवि काव्य की रचना करते थे, और उनका जो प्रमुख विषय रहता था वो श्रृंगार प्रधान रहता था। तो आशा करते हैं श्रृंगार प्रधान भी रहता था और वीर प्रधान भी रहता था, पर श्रृंगार का प्रभाव ज़्यादा था। तो आशा करते हैं कि आपको ये रीतिकाल समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।